हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल प्रयागराज 211001 की ओर से अप्रेंटिस की जो वैकेंसी है ये निकल कर आई है दोस्तों, जिसके लिए ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने भी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी कि जिन्होंने भी 10th किया हुआ है और 10th के बाद जो भी यहाँ पे ट्रेड्स मेंशन किए गए हैं उन ट्रेड्स के रिलेटेड आपने अगर ITI की है 10th के बाद तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे दोस्तों अप्रेंटिस फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है फॉर्म्स ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 16/9/2024 से। लास्ट डेट क्लोजिंग डेट यहाँ पे रहेगी 15 अक्टूबर 2024, यानी 15/10/2024 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकेंगे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब अप्लाई किस तरीके से करना है, तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा RRC NCR की वेबसाइट के ऊपर जो यहाँ पे दी गई है www.rrcpryj.org। यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसी वाली साइट पर आपको जाना होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो है कुछ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अक्रॉस द नेशन सभी एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे सीट्स की बात करें तो 1679 यहाँ पर सीट्स हैं, यानी 1679 इतनी टोटल सीट्स हैं जो फिल की जाएंगी, टोटल सीट्स। ओके, क्लियर हो गया इतना। अच्छी खासी सीट्स हैं दोस्तों। ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल से सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अभी देखिए एज क्राइटेरिया की यहाँ पे बताया गया एज आपकी क्या होनी चाहिए। तो लास्ट जो यहाँ पे डेट है ना फॉर्म की, लास्ट डेट फॉर्म की डेट लास्ट डेट क्या है 15/10/2024। तो 15/10/2024 को आपकी जो एज है उसको देखा जाएगा, गिनती की जाएगी उसकी। तो आपने 15 साल तो कंप्लीट किए होने चाहिए। शुड हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स ऑफ एज। आपने 15 साल की एज आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और 24 साल से ज़्यादा शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24। 24 साल से ज़्यादा की एज आपकी नहीं होनी चाहिए 15/10/2024 को। बाकी रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, छूट मिल जाएगी। OBC से आते हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। PWD से आते हैं तो 10 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो आप एज की जो यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज बताया गया है कि आपकी जो एज है वो कब से लेकर कौन सी मतलब डेट ऑफ बर्थ के बिटवीन में होनी चाहिए। जैसे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 15/10/2000 से लेकर 15/10/2009 के बिटवीन में आपका जन्म होना चाहिए, इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। SC की बात करें, जो SC कैटेगरी से आते हैं तो उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1995 से लेकर 15/10/2009 के बीच में आनी चाहिए। ST की बात करें तो 15/10/1995 से लेकर 15/10/2009। OBC की बात करें तो 15/10/1997 से लेकर 15/10/2009 के बिटवीन में आपकी जन्म होना चाहिए, इसके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई दोस्तों। क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे बताया गया है द एप्लीकेंट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ दिस नोटिफिकेशन। ये जो नोटिफिकेशन है ये इशू किया गया है 14/9/2024 को, है ना। तो जिस दिन ये नोटिफिकेशन इशू की गई है 14/9/2024, तो इस दिन तक यानी 14/9/2024 तक आपकी जो 10th है और ITI जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर अभी तक आपका रिजल्ट वगैरह नहीं आया है 14/9/2024 तक आपका 10th का रिजल्ट नहीं आया है या ITI का, खास तौर से क्योंकि 10वीं के बाद ही आप ITI करते हैं, तो ITI का भी रिजल्ट वगैरह पेंडिंग है, तो आप यहाँ पे नहीं मतलब फॉर्म वगैरह आपके एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन केस जो फेलियर कैंडिडेट्स हैं, और सबसे एक चीज़ और यहाँ पे देख लीजिए कि 50% आपके मार्क्स 10th क्लास में होने चाहिए। 10वीं जो आपने किया होगा ना वो उसमें आपके जो मार्क्स हैं परसेंटेज वो 50% होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो आप अपने ITI पास किया है ये यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड में होना चाहिए। मतलब जैसे फिटर ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हो तो फिटर ट्रेड से ही आपने क्या किया होना चाहिए, ITI किया होना चाहिए। इतना तो आपको पहले से ही पता होगा दोस्तों। तो 10th क्लास में आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्जी हो। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड में यहाँ पे सीट्स हैं। जैसे फिटर ट्रेड में सीट है, इस तरह से वेल्डर ट्रेड में सीट्स हैं, आर्मेचर वाइंडर में सीट है, मैकेनिस्ट की यहाँ पे सीट्स हैं, कारपेंटर ट्रेड की सीट्स हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की सीट्स हैं,
इस तरह से पेंटर जनरल में जो आते हैं उनकी यहाँ पे सीट्स हैं। मैकेनिक डीजल की यहाँ पे सीट है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम एंड मेंटेनेंस में यहाँ पे सीट्स है। वायरमैन यहाँ पे सीट है। ब्लैक स्मिथ यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो यहाँ पे मेंशन की गए हैं इनमें यहाँ पे सीट्स जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी में आपने ITI भी क्या होना चाहिए। जैसे प्लम्बर ट्रेड के लिए यहाँ पे जो है वो सीट है। इसी तरह से मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रेड में यहाँ पे जो है सीट है। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे सीट है। मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर की यहाँ पे सीट है। MMTM क्रेन ड्राफ्ट्समैन सिविल स्टेनोग्राफर इंग्लिश स्टेनोग्राफर हिंदी। टर्नर यहाँ पे टर्नर की भी वैकेंसी है। कोपा ट्रेड की भी यहाँ पे वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, बाकी यहाँ पे आपको स्टाइपेंड वगैरह मिल जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी ITI वाले हैं जो फेल हैं, मतलब अगर वो अप्लाई करते हैं ना तो वो उनको आगे टर्मिनेट कर लिया जाएगा। और जो स्टाइपेंड वगैरह अगर आपको मिल भी गया दोस्तों तो ये आपका रिकवर किया जाएगा, मतलब आपसे लिया जाएगा, विद इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तभी जाकर आप अप्लाई करें। ऐसे आप ज़बरदस्ती प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। ऐसा मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कोई अगर ऐसा सोच भी रहा है तो ऐसा कभी ना करें। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स जो हैं यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखोगे। बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे जो सीट्स हैं दोस्तों उनको यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए जो भी यहाँ पे जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकल कर आई है इसके लिए सबसे पहले ये देख लीजिए दोस्तों 100 रुपये की फ़ीस है यहाँ पे। और जो SC ST PWD और वमेन जो आती हैं, जो वमेन यहाँ पे अप्लाई करेंगी उनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस नहीं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जो अप्रेंटिस का फॉर्म है वो फिल कर सकती हैं। ओके, ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। डेबिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं जिनको पे करनी है, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग वगैरह इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं इनसे आप अपनी पेमेंट को कटा सकते हैं। बाकी उसके बाद जैसे आपका ये क्राइटेरिया, मतलब जब आप फिल कर लेते हो उसके बाद जो भी सिलेक्टेड होंगे उनको बुलाया जाए। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपको यहाँ पे जो है मेडिकल सर्टिफिकेट भी जो है सबमिट करनी है प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में, जो यहाँ पे एनेक्सर H में दिया गया है परफॉर्मा कि किस परफॉर्मा में आपको सर्टिफिकेट मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। और ये जो सर्टिफिकेट आपको बनानी है ये आपको गवर्नमेंट अथोराइज डॉक्टर मतलब गेस्टेड होना चाहिए। और उसकी जो रैंक है ना असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से कम की नहीं होनी चाहिए, जिससे भी आप वहाँ पे साइन वगैरह करोगे। शुड बी साइंड बाय, मतलब साइन वगैरह जिस भी गेस्टेड डॉक्टर से आप करोगे तो वो कम से कम गवर्नमेंट अथोराइज्ड होना चाहिए एक तो। और दूसरा उसकी रैंक जो है असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल या स्टेट हॉस्पिटल से कम की नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा यहाँ पे फिर आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सी मतलब यहाँ पे जो रिलैक्सेशन वगैरह जो यहाँ पे मिलता है, जैसे फॉर डिफरेंटली एबल्ड एप्लीकेंट्स जो हैं और PWD वाले जो हैं उनको द मैक्सिमम डिसेबिलिटी इज डिटेन्ड कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज एज अंडर। तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। मोड ऑफ सिलेक्शन किस तरीके से होना है, तो देखिए सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट which will be prepared taking the average of the percentage of marks obtained by the applicants in both matriculate and ITI examination। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलेक्ट किस तरीके से आपको किया जाए। एक तो 10वीं में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है 10वीं क्लास में। दूसरा ITI जो आपने पढ़ा है उसमें आपके कितने मार्क्स वगैरह आए हैं। इन दोनों को देखते हुए यहाँ पे मेरिट लिस्ट तैयार होगी, फिर आपको आगे बुलाया जाएगा। मतलब मेरिट लिस्ट तैयार होगी उसके बाद फिर आपको बुलाया जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाली है। क्लियर हो गया। देयर विल बी नो रिटन टेस्ट और वाइवा। यहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए ना ही आपका रिटन टेस्ट होने वाला है ना ही कोई वाइवा होने वाला है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। आपकी जो ट्रेनिंग है दोस्तों, ट्रेनिंग जो है वो रहेगी 1 साल की, 1 ईयर की ट्रेनिंग, 12 महीने की ट्रेनिंग रहेगी। और 12 महीने की ट्रेनिंग के दौरान आपको यहाँ पे स्टाइफंड वगैरह भी मिलने वाला है। हर महीने स्टाइफंड मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट रूल के मुताबिक मिल रहा होगा वही आपको स्टाइफंड मिलेगा। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बाकी यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि स्टाइफंड वो तो मिलता ही है दोस्तों अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होंगे, लेकिन कितना मिलता है वो यहाँ पे मेंशन उन्होंने नहीं किया है।
डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपको सेल्फ अटेस्ट करके स्कैन कॉपी लगानी है, कुछ ये नीचे जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। और सर्टिफिकेट्स इन PDF फॉर्मेट आपको अपलोड करना है, हैविंग फाइल साइज़, जिसका फाइल साइज़ होना चाहिए 50 KB से लेकर 200 KB तक, तभी जाकर वो अपलोड होंगे। जैसे 10वीं का मार्क्स कार्ड, और 10वीं का मार्क्स कार्ड यहाँ पे होता है कि जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए होता है। उसके बाद ITI की जितनी भी मार्कशीट्स वगैरह आपकी हैं, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो इशू की गई होगी NCVT से, या प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट जो इशू की गई होगी NCVT या SCVT से। फिर कास्ट सर्टिफिकेट आप लगाओगे, जैसे SC ST OBC एप्लीकेंट्स अगर आप हैं तो Annexure B, Annexure C, Annexure D, wherever applicable EWS सर्टिफिकेट Annexure G if applicable as mentioned in paragraph। तो यहाँ पे सभी जो सर्टिफिकेट्स हैं ना उनका मतलब एक तरह से फॉर्मेट दे दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आपको क्या कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अब आपका जो भी केस है उस हिसाब से आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, अपलोड कर लीजिएगा। ओके। फिर 10वीं का जो भी यहाँ पे रहता है, जैसे ITI की जो सर्टिफिकेट रहती है, 10वीं के जो मार्क्स कार्ड रहता है, डिप्लोमा वगैरह रहते हैं, ये सारी चीज़ें आप सेल्फ अटेस्ट करके जो स्कैंड है वो अपलोड कर लीजिए। देखो यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने क्या बताया, एप्लीकेंट्स अगर को अपलोड द एलिजिबल सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। सेल्फ अटेस्ट स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इनका फॉर्मेट होना चाहिए 50 KB से लेकर 200 KB के बिटवीन में, या फिर 50 से 200 तक हो जाएगा अपलोड। और नीचे फिर आपका अपना अपना केस है, किसको कौन सी सर्टिफिकेट है, कौन सी कैटेगरी में आता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड करेगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, नीचे स्क्रॉल होने के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो कितनी क्या जो सीट्स मैंने आपको बताई थी ना, 1679 करके जो सीट्स थी, अब उनको वो जो स्लॉट्स हैं वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे फिट ट्रेड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या है, स्लॉट्स अलॉटेड 335 अलॉट है। 335 अलॉट में देखो यहाँ पे क्या है, अनरिजर्व के लिए जो हैं 137 हैं, OBC के लिए 90 हैं, SC के लिए 50 हैं, ST के लिए 25 हैं, EWS के लिए 33 हैं, और टोटल 335, जैसे ये पता है मैंने आपको, है ना। इस तरीके से वेल्ड ट्रेड के लिए देखें तो जैसे 13 स्लॉट्स हैं। टेक कारपेंटर की बात करें तो 11 स्लॉट्स हैं। पेंटर की बात करें 5 स्लॉट है। टोटल कितने स्लॉट्स हो गए यहाँ पे प्रयागराज डिवीजन के लिए, तो ये हो गए टोटल 364, 364 कैटेगरी वाइज हैं। फिर यहाँ पे प्रयागराज डिवीजन के लिए बताया गया ना, तो इसी तरह से ये मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट आए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जैसे फिटर हो गया, फिटर को इन्होंने यहाँ पे किया हुआ, वेल्डर को भी यहाँ पे किया हुआ है इन्होंने, आर्मेचर वाइंडर को रखा है, कारपेंटर को रखा है, क्रेन को रखा है, मशीनिस्ट को रखा है, पेंटर को रखा है, और इलेक्ट्रिशियन को रखा है। टोटल 339 है यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में। बाकी ये कैटेगरी वाइज है, इसमें भी आप सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो फिटर ट्रेड की है 246, और जो कि आगे कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीट्स बांटी गई। फिर है झांसी डिवीज़न। झांसी डिवीज़न में देखिए यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, ब्लैक स्मिथ, वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट, है ना। फिर कोपा, टोटल यहाँ पे 497 497 है यहाँ पे झांसी के लिए। फिर ये वर्कशॉप झांसी के लिए यहाँ पे देख लीजिएगा कितनी है। फिर आगरा डिवीज़न के लिए है यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट अगर आप देखो तो यहाँ पे हैं, बस यहाँ पे इतना ही है, आगरा डिवीज़न का भी हो गया। तो यहाँ पे अगर टोटल आप करोगे, अब यहाँ पे जैसे आगरा डिवीज़न में देखो यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो ट्रेड्स मेंशन किए हैं जैसे मैकेनिस्ट है, कारपेंटर है, पेंटर है, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, मेंटेनेंस, प्लम्बर है, ड्राफ्ट्समैन सिविल है, स्टेनोग्राफी इंग्लिश है, वायरमैन की है। स्टेनोग्राफर की यहाँ पे टोटल तो 4 ही हैं जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज बांटी गई है। ड्राफ्ट्समैन की भी 5 हैं, और मैकेनिस्ट कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की यहाँ पे कितनी है 6 हैं।
मल्टीमीडिया वेब पेज डिज़ाइनर की कितनी है 5 है। दो टोटल यहाँ पे कितनी है, टोटल है यहाँ पे वर्कशॉप झांसी के लिए 296। तो कुल मिला के सभी डिविजन्स को यहाँ पे मिला के अगर हम बात करें तो 15 कितनी है 1479 है ना, 1479 1679। एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं टॉप पे कितनी के यहाँ पे जो सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे 1679, सॉरी 1679। तो ये टोटल स्लॉट्स हैं। तो आपने देखा डिवीजन वाइज जो है कैटेगरी में कौन सी कैटेगरी में कितनी रखी है। तो इन्होंने यहाँ पे साफ तौर से बताया कि सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, समझे। तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो चाहे चाहे आप कहीं किसी भी जगह से बिलोंग करते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ दोस्तों सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। स्टिल अगर आपका कोई डाउट है आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से आपके सामने हाजिर हो जाऊँगा एक नई वीडियो लेके।